Assalamu alaikum students. Hope you are all very fine at your home and doing well with my lectures. अगर मेरे लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम या मुझे इसको और आसान करना चाहिए यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट्स कि मुझे अपने लेक्चर के अंदर क्या वेरिफिकेशंस लानी पड़ेंगी. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम you can share with me easily. Here today I am going to discuss the chapter 15 lecture number 3. The topic of my lecture will be osmoregulation in animals and in different environment. यानी osmoregulation का animals में और different environments में क्या role होगा, I am going to discuss it today. Now start with the osmoregulation in animals. You are well familiar the harsh conditions which animals have to face in this environment. बहुत सी ऐसी सीवियर कंडीशंस है एनवायरनमेंट के लिहाज से जिसमें एनिमल्स का सर्वाइवल रेट और इसके अंदर वाटर और सोल्यूट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी होता है. फॉर एग्जांपल इफ़ वी सेड दैट एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव अ नेट वाटर गेन एंड लॉस देयर सेल्स रिक्वायर मोर क्रिटिकल बैलेंस ऑफ वाटर. अगर हम एनिमल के सेल्स की बात करें तो इनके अंदर इनको बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा मेंटेन रखना पड़ता है जिसकी वजह से इनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो चेंजेस या एडेप्टेशंस आएंगी विच आई विल डिस्कस इन माय टुडेज टॉपिक. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द अप्रोचेस टू मेंटेन बैलेंस. अब एनिमल्स में क्रिटिकल बैलेंस ऑफ वाटर रखने के लिए दो तरह की कैटेगरीज में इनको डिवाइड कर दिया गया है. द फर्स्ट वन इज ऑस्मो कन्फर्मर्स एंड द सेकेंड वन इज ऑस्मो रेगुलेटर्स. इन दोनों कैटेगरी से हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है कि कौन से जो है वो बैलेंस मेंटेन रख सकते हैं वाटर का या सोल्यूट्स का और कौन से हैं जो वाटर मेंटेन नहीं रख सकते. आई एम गोइंग टू डिस्कस दीज टू टाइप्स इन डिटेल. First of all, talking about the osmoconformers. Osmo means osmotic potential या osmotic pressure and conformer means confirm. यानी इनका अगर हम बात करें तो osmotic pressure जो है वो इनका confirm होता है. Talking about their osmotic pressure confirmation जिसकी वजह से इनको osmoconformers का नाम दिया गया है. मैं बात करूंगी फर्स्ट पॉइंट की isosmotic with salt water environment. इनकी जो conditions होती हैं these are isosmotic. आइसो का वर्ड जैसे मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था सेम ऑस्मोटिक मींस ऑस्मोटिक प्रेशर. इनके अंदर जो वाटर की पोटेंशियल होती है वो सेम होती है विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्ट वाटर एनवायरनमेंट. इसलिए इनके अंदर जो है नो एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी क्योंकि ये आइसो ऑस्मोटिक होते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर एनवायरनमेंट. दैट्स व्हाई नो एनर्जी नीडेड इन दिस osmoconformers. Now, relating this osmoconformer to osmoregulators, अगर वो isosmotic हैं तो ये isosmotic नहीं है with respect to their environment. They require energy to maintain osmotic gradient. यानी जो osmoconformers हैं इनके नाम से तो शो हुआ कि वो आइसोस्मोटिक है एंड दे रिक्वायर नो एनर्जी टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी. जबकि ऑस्मो रेगुलेटर से अगर हम देखें तो इनके नाम में ही है रेगुलेटर्स यानी रेगुलेट करना इनको मेंटेन करना पड़ता है. That's why they are not isosmotic with the environment and require energy to maintain osmotic gradient. अगर हम इनमें एग्जांपल्स की बात करें तो ऑस्मो कन्फर्मर्स में जो है वो मैरीन इन्वर्टिब्रेट्स आते हैं और हैग फिशेस. और अगर हम बात करें ऑस्मो रेगुलेटर्स में तो ये इसमें वास्ट वैरायटी है एनिमल्स की जिसमें टेरेस्ट्रियल भी हैं फ्रेश वाटर एनिमल्स भी हैं और मेराइन एनिमल्स भी जो है वो इनमें इंक्लूड होते हैं. वन बाय वन आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल्स द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स फ्रेश वाटर एंड मेराइन एनिमल्स किस तरह डिफरेंट एनवायरनमेंट में ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो मेंटेन होती है. अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन बोर्ड रेफरेंस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट करें ऑस्मो कन्फर्मर्स को ऑस्मो रेगुलेटर्स के साथ. तो ये जो मेरी स्लाइड है ये आपके लिए बहुत आसानी क्रिएट करेगी. यू कैन एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट दिस स्लाइड इज इन द आंसर. आप आंसर में इसको एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं. 1 2 एंड 3 पॉइंट्स. 3 इसके पॉइंट्स हैं 3 इसके पॉइंट्स हैं तो आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. नाउ टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट. ज़ाहिर बात है अगर हमें एनवायरनमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन का पता होगा जिस तरह अगर हमने प्लांट्स में पढ़ा था तो प्लांट्स में एनवायरनमेंट की भी डिस्ट्रीब्यूशन थी यानी हाइड्रोफाइट्स थे मीजोफाइट्स थे और जीरोफाइट्स थे. इसी तरह अगर हम एनिमल्स में बात करें तो इनकी भी हैबिटेट चेंज है विद रिस्पेक्ट टू देयर एनवायरनमेंट. विद रिस्पेक्ट टू एनिमल्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट की बात करें अगर हम तो एनिमल्स में दो तरह के हैं. एक्वेटिक एनवायरनमेंट है और दूसरा जो है वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट है. टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट जो है इट शोज अर्थ्स लैंड एनवायरनमेंट यानी जितना भी लैंड एरिया होगा वो सारा आएगा टेरेस्ट्रियल में और जितना भी वाटर यानी एक्वेटिक एरिया होगा वो आएगा एक्वेटिक एनवायरनमेंट. इसकी एक्वेटिक एनवायरनमेंट की फर्दर दो कैटेगरीज हैं. फर्स्ट वन इज मेराइन एनवायरनमेंट एंड द सेकंड वन इज फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट.
अगर हम मेरीन एनवायरनमेंट की बात करें तो इसमें एग्जांपल आती है सी और ओशन की। एज यू कैन सी इन द डायग्राम मेरीन एनवायरनमेंट आपको दिखाया हुआ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट की। फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में डिफरेंट जो है वो पॉन्ड्स आ जाती हैं, लेक्स आ जाती हैं, यानी ऐसा वाटर जिसके अंदर ऐसा इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट जिसके अंदर सॉल्ट कंटेंट जो है वो कम होंगे, दैट इज नोन एज फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट, और जिसमें सॉल्ट कंटेंट जो है वो ज़्यादा होंगे, दैट इज नोन एज मेरीन एनवायरनमेंट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, जैसे मैंने कहा कि जितना भी लैंड का एरिया है वो सारे का सारा किस में आएगा, टेरेस्ट्रियल के अंदर आएगा। हेयर आर द थ्री डायग्राम्स जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। मेरीन मैंने कहा कि जिसमें सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होंगे जैसे सी और ओशियन, फ्रेश वाटर जिसमें सॉल्ट कंटेंट कम होंगे, और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट जो कि लैंड का पूरा एनवायरनमेंट होगा। Now moving forward towards the discussion of osmoregulation in all the environment. सारे environments में osmoregulation जो है वो कैसे होती है। अगर हम start लें osmoregulation in marine environment से, तो a vast majority of species exist in sea, especially the fishes। जैसे फिशेस की कैटेगरीज में आपने प्रीवियस जो है वो फर्स्ट ईयर में पढ़ा कि इनकी कितनी कैटेगरीज हैं। कार्टिलेजिनियस फिशेस होती हैं और बोनी फिशेस होती हैं। कार्टिलेजिनियस फिशेस की अगर हम एग्जांपल लें तो इसमें बहुत सारी फिशेस हैं विच आर आल्सो नोन एज कॉन्ड्रिक थीस, जिनका जो स्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना होता है। जबकि अगर हम बोनी फिशेस की बात करें तो दे आर ऑस्टिक थीस, इनके अंदर जो बोन्स हैं इनकी वो काफ़ी हार्ड होती हैं, दे आर नॉट मेड फ्रॉम कार्टिलेज, जिसकी वजह से कि दो कैटेगरीज में जो है वो इनको डिवाइड किया है। नाउ ऑस्मोरेगुलेशन इन मेरीन कार्टिलेजिनियस फिशेस। अगर मेराइन में बोनी और कार्टिलेजिनियस दोनों हैं तो वन बाय वन आई एम गोइंग टू डिस्कस द सर्टेन फीचर्स कि ये किस तरह ऑस्मोरेगुलेशन को जो है वो सपोर्ट करते हैं, अपने अंदर वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं। यहाँ पर कुछ फीचर्स और डिस्क्रिप्शंस मैं जो है वो डिस्कस करने जा रही हूँ। ये एक टैबुलेटेड फॉर्म में आपके लिए इसलिए है ताकि आपको याद करने के लिए आसानी हो। फीचर्स को आप एज अ हेडिंग यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरीन कार्टिलेजिनस फिशेस में हम सॉल्ट कंसंट्रेशन की बात करें तो इनमें सॉल्ट कंसंट्रेशन लो होती है इनसाइड, यानी इनसाइड द बॉडी सी वाटर की निस्बत सॉल्ट कंसंट्रेशन जो है ये कम रखते हैं, क्योंकि इनको पानी हर टाइम जो है वो अवेलेबल होता है। मरीन में क्योंकि सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर रहने वाली जितनी भी कार्टिलेजिनस फिशेस होंगी ये अपने अंदर सॉल्ट वाटर जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है ये कम रखेंगी। अगर हम इनकी किडनीज की बात करें, इन्होंने हर मेन सोर्स सप्लाई करनी है जिससे ये अपनी बॉडी से मैक्सिमम सॉल्ट को रिमूव कर सके, क्योंकि सॉल्ट उनके पानी में या उनके एनवायरनमेंट में जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, इसलिए ये वाटर को कंजर्व करेंगी और इसके साथ साथ ये जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्ट अपनी बॉडी से निकालती जाएंगी। इनमें अगर देखा जाए किडनी, तो किडनी का क्या रोल है, इट एक्सक्रीट सॉल्ट, ये सॉल्ट को एक्सक्रीट करती है जिसकी वजह से ये हाइपरटोनिक यूरिन प्रोड्यूस करती है। हाइपरटोनिक यूरिन जो है ये मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट के साथ, हाइपरटोनिक से अगर आपको याद हो तो हमने इसमें पढ़ा था कि इसके अंदर सॉल्ट कंटेंट जो है उस किस तरह के होते हैं। फिर उसके बाद गिल्स हैं। गिल्स क्या करते हैं, एक्टिवली एक्सक्रीट सॉल्ट एंड मेंटेन हाइपोटोनिक कंडीशंस। ये बॉडी के अंदर जो है वो कैसी कंडीशंस रखते हैं, हाइपोटोनिक की। क्यों हाइपोटोनिक की, एक्टिवली से आपको समझ आ जानी चाहिए कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपने पढ़ा था, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन। तो अगर हम फिशेस के गिल्स की बात करें तो एक्टिवली एक्सक्रीट करती हैं सॉल्ट्स को और हाइपोटोनिक कंडीशन इसमें रखती हैं। इनके अंदर एक स्पेसिफिक मेरीन कार्टिलेजिनस फिशेस जो हैं इनके अंदर एक स्पेसिफिक ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम कहते हैं रेक्टल ग्लैंड्स। इसको हम नाम देते हैं रेक्टल ग्लैंड्स का। इन ग्लैंड्स का इनके अंदर क्या फंक्शन है कि ये जो रेक्टल ग्लैंड्स हैं ये एक सॉल्ट एक्सक्रीटिंग ऑर्गन है, ये हेल्प आउट करता है एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट को रिमूव करना फ्रॉम द बॉडी। फिर इनके अंदर जो है वो एक स्पेसिफिक केमिकल होता है दैट इज नोन एज ट्राईमिथाइलमीन ऑक्साइड। कौन सा है, टीएमओ है, दैट इज नोन एज ट्राईमिथाइलमीन ऑक्साइड। ये जो ट्राईमिथाइलमीन ऑक्साइड है ये केमिकल है प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूरिया। यूरिया जो है इनकी प्रोटेक्शन के लिए ये केमिकल क्यों रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि ये रहती हैं मेराइन एनवायरनमेंट में। मेरीन एनवायरनमेंट में इनके गिल्स के ऊपर अक्सर यूरिया जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। जब यूरिया भी गिल्स पर डिपॉजिट होगा तो इनको सफोकेशन होगी जिसकी वजह से ये इजीली रेस्पायर जो है वो नहीं कर सकेंगी, इसलिए इनके अंदर टीएमओ एक केमिकल प्रेजेंट होता है ताकि वो एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ यूरिया जो है उसको रिमूव वहां से करवा सके।
Now next is osmoregulation in marine bony fishes. Bony fishes के अंदर क्या होता है? Bony fishes are actually the descendants of earlier freshwater fishes. शुरू में आपने evolution के point of view से देखा कि पहले जो है वो freshwater fishes थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने adaptations की with respect to the environment और वो change हो गई bony fishes marine में, जिसकी वजह से कहा जाता है कि जो marine bony fishes हैं ये descendants हैं, ये बाद में आने वाली हैं earlier freshwater fishes के। ये क्या करती हैं? They lose water from hypotonic body fluids to hypertonic environment, drink large amount of seawater and excrete concentrated urine. जो बोनी फिशेस हैं मैरीन की, ये कौन सा यूरिन प्रोड्यूस करेंगी? कंसनट्रेटेड यूरिन वो होता है जिसमें सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होते हैं और वाटर कंटेंट जो है वो कम होते हैं, क्योंकि मैरीन एनवायरनमेंट की वजह से इन्होंने अपने अंदर वाटर को कंज्यूम करना है, इसलिए ये जो यूरिन प्रोड्यूस करेंगी ये करेंगी कंसनट्रेटेड यूरिन। फॉर योर कन्वीनियंस मैंने बायो की बुक की ही पिक्चर लेकर यहाँ पर ऐड कर दी है, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि ऑस्मो रेगुलेशन मैरीन फिश में दिखाई हुई है और फ्रेश वाटर में। आपको तो पता है कि ये जो पोजीशन है ये इसकी गिल्स की होती है, यहाँ से अपटेक एंड लॉस होता है वाटर या सोल्यूट्स का, इट डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अगर हम बात करते हैं मैरीन फिश की, तो इसने ड्रिंक करना है सी वाटर। जब ये ड्रिंक करेगी सी वाटर को, क्योंकि ये सी में रहती है इसलिए इसको सॉल्ट तो कंज्यूम नहीं करने पड़ने, इसको जो कंज्यूम करना पड़ना है वो क्या करेगी? वाटर करेगी, जिसकी वजह से सॉल्ट जो है वो रिमूव हो जाएंगे एक्टिवली एक्सक्रीटेड बाय गिल्स एंड पैसिव लॉस ऑफ वाटर थ्रू द गिल्स। अब ये पैसिव और एक्टिव क्यों है? दीज आर द मूवमेंट्स। पैसिव है अगर, तो लॉस ऑफ वाटर पैसिव क्यों हो रहा है? क्योंकि बॉडी में हायर कंसेंट्रेशन है और एनवायरनमेंट में कम है, जिसकी वजह से फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन मूवमेंट हो रही है वाटर की, और इसको मूवमेंट को हम कह रहे हैं पैसिव। और सॉल्ट की जो है वो एक्टिव, क्योंकि लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ वो मूव कर रहा है। और ये जो है इसमें यूरिन प्रोडक्शन कैसी होगी? स्केंटी अमाउंट ऑफ आइसो osmotic urine contains some salts. Isotonic urine इनका होगा जिसके अंदर salts की content मतलब concentrated urine होगा जिसमें salt content जो है वो ज़्यादा होंगे। इसके रिलेटेड अगर हम फ्रेश वाटर फिश की बात करें, तो ये वाटर ड्रिंक नहीं करती। ये वाटर ड्रिंक क्यों नहीं करती? क्योंकि ये फ्रेश वाटर में है, इसको वाटर तो इजीली अवेलेबल है लेकिन सॉल्ट जो है वो कम अवेलेबल है, जिसकी वजह से इसके अंदर से जो है वो सॉल्ट मूव करते हैं एक्टिवली। सॉल्ट एक्टिवली टेकन अप बाय द गिल्स, ये बाहर से मतलब लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ लेके जा रही है सॉल्ट को अपने गिल्स से। पैसिव गेन ऑफ वाटर अक्रॉस बॉडी सरफेस एंड थ्रू गिल्स, लार्ज अमाउंट ऑफ हाइपोटोनिक यूरिन कंटेन लिटल सॉल्ट। इनका जो यूरिन है वो यूजुअली डाइल्यूट होगा। फ्रेश वाटर की मैं जो है वो आगे डिस्कस करूंगी डिटेल में। अभी सिर्फ और सिर्फ आपकी जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि जो मैरीन फिश है वो ड्रिंक करती है सी वाटर को। पैसिव ट्रांसपोर्ट किसकी करवाती है? वाटर की। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाती है सॉल्ट की। और जो यूरिन है इसका वो कौन सा होता है? कंसनट्रेटेड। इसमें क्या है कि ये वाटर ड्रिंक नहीं करती है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो करवाती है अक्रॉस बॉडी सरफेस एंड थ्रू गिल्स वाटर की, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाती है इनसाइड द बॉडी किसकी? सॉल्ट की। और इसका जो यूरिन होता है वो कौन सा होता है? डाइल्यूटेड यूरिन। नाउ ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट। अब फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में ऑस्मो रेगुलेशन किस तरह से होती है? क्योंकि ये फ्रेश वाटर है, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, इसलिए इट हैज़ टू रिटेन मोर साल्ट्स इनसाइड द बॉडी। इसको सॉल्ट्स की शॉर्टेज है, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक फ्लडिंग बाय प्रोड्यूसिंग डाइल्यूट यूरिन, ये बॉडी से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर निकालते रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ डाइल्यूट यूरिन। इनमें एग्जाम्पल अगर हम देखें तो प्रोटोजोआ और एमीबा, पैरामीशियम वगैरह आते हैं जो कि पंप आउट करते हैं एक्सेस वाटर बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। यानी ये सारे स्पीशीज जो है इसके अंदर आते हैं फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में, क्योंकि इन्होंने वाटर को पंप आउट करना है। और ये वाटर को पंप आउट किस तरह से करते हैं? इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है ये पानी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। जैसे ही वाटर अंदर आता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंटर हो जाता है और वो बल्की हो जाता है। बल्की होने की वजह से वो स्वेल हो जाएगा। स्वेल होने के बाद वो एज के पास आएगा और यहाँ पर आकर वो बर्स्ट अप हो जाएगा। जैसे ही वो बर्स्ट होगा तो एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो बाहर निकल जाएगी। ये सेम वही प्रोसेस है जिस तरह आप एक बैलून लेते हो, उसमें पानी भरते हो और जब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर उसमें हो जाती है तो वो बैलून जो है वो बर्स्ट हो जाता है। इसमें एक एग्जांपल आप अपने घर से ही यही कोट कर सकते हो, वाटर इन द बैलून की। फिर इसके साथ फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में क्या होता है कि लॉस ऑफ सॉल्ट कंपनसेट करना होता है। जाहिर बात है फ्रेश वाटर है और लॉस ऑफ सॉल्ट जो है वो बॉडी से सॉल्ट्स निकलते रहते हैं, जिसको कंपनसेट करने के लिए ये सॉल्ट कंटेनिंग फूड, ऐसी फूड लेंगे जिसके अंदर सॉल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो, और वहाँ के एनिमल्स जो है वो क्या करेंगे? एक्टिव अपटेक बाय गिल्स एंड स्किन। जैसे प्रीवियस डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था कि एक्टिव अपटेक हो रहा था गिल से सॉल्ट्स का, ये स्किन से भी अपटेक कर सकती है। और यहाँ के जो एनिमल्स हैं जितने भी फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट के, वो कंपनसेट करेंगे बस सॉल्ट कंटेनिंग फूड के साथ।
ऑस्मोरेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। अब लास्ट पर आई एम गोइंग टू डिस्कस कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर जो है ये ऑस्मोरेगुलेशन कैसे हो रही है। इसको भी आपकी आसानी के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करना है। सबसे पहले मैं फीचर लगूंगी मेजर प्रॉब्लम। जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में मेजर प्रॉब्लम आती है वो आती है डिहाइड्रेशन की। किसकी आती है? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन्स पानी की कमी हो जाना, क्योंकि आपको पता है टेरेस्ट्रियल में हार्श कंडीशंस होती हैं। एक्वेटिक एनवायरनमेंट तो है नहीं, ये लैंड का एनवायरनमेंट है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन आएंगी। और डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए जो यूरिन प्रोड्यूस होगा वो कौन सा होगा? कंसंट्रेटेड यूरिन। नाउ यू हैव टू टेल मी इन माय कमेंट्स कि कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट यूरिन जो है इसमें क्या फर्क होता है। उसके बाद अगर हम स्पीशीज की बात करें तो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर 800 पोर्स आएंगे इनवर्टिब्रेट्स में, और वर्टिब्रेट्स के अंदर 5 फाइला जो आप डिस्कस कर चुके हो, फिशेस के हैं, एम्फीबियंस के हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, वो पांचों के पांचों फाइला और 800 पोर्स जो हैं वो आएंगे टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में। अगर हम फिजिकल एडेप्टेशंस की बात करें, यानी फिजिकली किसी भी स्पीशी के अंदर क्या चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, तो आर्थ्रोपोड्स में चेंज आया कि उनकी वैक्सी एक्सोस्केलेटन हो गई। वर्टिब्रेट्स में क्या चेंज आया कि मल्टीप्लेयर डेड केराटिनाइज्ड स्किन सेल्स, यानी वर्टिब्रेट्स में जो है वो स्किन डेवलप हो गई, और आर्थ्रोपोड्स के अंदर जो है वो एक्सोस्केलेटन डेवलप हो गई, ताकि ये अपना आपको टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव कर सकें। नाउ टॉकिंग अबाउट द ऑस्मो रेगुलेशन। अब टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होगी? क्योंकि कंपनसेट वाटर लॉस, जारी बात है टेरेस्ट्रियल लैंड एनवायरनमेंट है, वाटर लॉस ज्यादा होगा, इसलिए इन्होंने वाटर लॉस को कंपनसेट करना है। ये कैसे कंपनसेट करेंगे? ये ड्रिंकिंग एंड ईटिंग मॉइस्ट फूड, ये उस तरह की फूड खाएंगे जो कि मॉइस्ट हो, जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा हो। अगर हम मैमल्स में ह्यूमन बींग्स की एग्जांपल लें तो आपने देखा होगा कि गर्मियों में या समर कंडीशंस में जो है वो आप पानी ज्यादा कंज्यूम करते हो, आप ज्यादातर जूसेस लेते हो, आप ज्यादातर ड्रिंक्स लेते हो, आप ज्यादातर स्लश पीते हो। रीजन यही है कि आप अपनी बॉडी के वाटर लॉस को जो है वो कंपनसेट करने जा रहे हो। फिर अगर हम मैमल्स में एक और बात करें, डेजर्ट मैमल है एक कैंगरू रैट के नाम से। कैंगरू रैट के नाम से एक डेजर्ट मैमल है, ये वाटर के बगैर सरवाइव कर सकता है। ये सरवाइव कैसे कर सकता है? ये फीड करता है, ये इस तरह के सीड्स खाता है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होती है। जैसे ही ये सीड्स इसकी बॉडी में जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो है वो मेटाबॉलिज्म होके वो टूट कर ब्रेकअप होकर जो है वो क्या प्रोड्यूस करती है? वाटर। यानी कि कैंगरू रैट एक ऐसा डेजर्ट मैमल है जो बगैर पानी पिए सरवाइव रह सकता है। ये सरवाइव रहेगा किस वजह से? कि ये सीड्स पर फीड करेगा जो कि आगे मेटाबॉलिज्म से वाटर प्रोड्यूस करेंगे। ये आईएमपी जो है मींस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मैमल है, ये डेजर्ट मैमल है जो बगैर पानी के सरवाइव कर सकता है। सो दैट इज कैंगरू रैट। उसके बाद लास्ट पर एक टर्म है एनहाइड्रोबायोसिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि एनहाइड्रोबायोसिस जो है वो क्या है। एनहाइड्रोबायोसिस एक्चुअल में एक कंडीशन है जिसके अंदर एक स्पेसिफिक ऑर्डर के स्पीशीज हैं जो टॉलरेट कर लेते हैं डिहाइड्रेशन को, यानी ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है एनहाइड्रोबायोसिस, जिसके अंदर सारे टार्डिग्रेड्स के जो है वो आते हैं स्पीशीज। तो ये स्पीशीज कौन है? ये दे कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ डिहाइड्रेशन, यानी बहुत सी डिहाइड्रेशन को ये टॉलरेट कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आती है टार्डिग्रेड्स, इसलिए इसको एक नाम दिया गया है किसका? एनहाइड्रोबायोसिस का। Now, in the last, I am going to share some very important questions for both point of view. Short question में जो है ऑस्मो रेगुलेशन का अब तक जो कंप्लीट हम पढ़ चुके हैं, होम्योस्टेसिस प्लांट्स और होम्योस्टेसिस, उसके बाद ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स और ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स, यहाँ तक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, here are certain questions। ये आप एक्चुअली जो है वो असाइनमेंट के तौर पर कर सकते हैं, ताकि आपको ये आसानी रहे कि ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Define homeostasis, define osmoregulation and thermoregulation, differentiate osmoconformers and osmoregulators, differentiate hypertonic, hypotonic and isotonic environment, or what is anhydrobiosis. Thank you.